Hello students, continuing to the last lectures of probability in which we have done conditional probability and multiplication theorem of probability, independent events, dependent events. Now we are doing Bayes theorem. For the Bayes theorem, first of all we will do the theorem of total probability. इसमें क्या है कि आपके पास कुछ इवेंट्स हैं और आपने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है उनकी, तो उसके लिए पहले हम ये थ्योरम करेंगे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो हम सपोज करते हैं लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट्स E1, E2 अप टू En. These events EIs are non-empty. Non-empty means ये जो E1, E2, E3 ये सैम्पल स्पेस S है. ये जो इवेंट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं E1, E2, E3, ये क्या है? ये सब नॉन एम्प्टी मीन्स नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है. इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है किसी की. और दूसरा क्या है इसमें? EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 मीन्स ये डिसजॉइंट हैं. ये सभी इवेंट्स डिसजॉइंट है, डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है. दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. और तीसरी बात क्या है? S इज इक्वल टू, ये जो सैम्पल स्पेस है दिस इज द यूनियन ऑफ ऑल E1 यूनियन E2. इन सब का अगर हम यूनियन ले लेते हैं, जितनी ये सैम्पल स्पेस, ये जो सैम्पल स्पेस में ये सब E1, E2 अप टू En है, इन सब का अगर हम यूनियन लेते हैं तो ये सैम्पल स्पेस S ही आएगा और ये सारी डिसजॉइंट है. अगर ऐसा होता है तो उसको पार्टीशन बोला जाता है. तो S इज द पार्टीशन. ये सैम्पल स्पेस जो है दिस इज द पार्टीशन. तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस गिवन है. और यहाँ पर आप देखो मैंने एक इवेंट बनाई है A. द इवेंट A इज एसोसिएटेड विद S. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट A इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EJ. ये हम प्रूव करते हैं. अभी हम देखो कैसे करेंगे. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन S. इज इट ओके? देखो ये A क्या है? दिस इज द, अगर A का हम S के साथ इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली इसके अंदर है, तो क्या होगा? ये A ही आएगा. तो इसके बाद A और S क्या है? अभी मैंने आपको बताया है ये E1 यूनियन E2 इन सब का यूनियन है En, राइट. फिर A इंटरसेक्शन E1 इसको बोलते हैं हम यूनियन A इंटरसेक्शन E2. ऐसे ही ये यूनियन बोलेंगे A इंटरसेक्शन En. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है A. अब प्रोबेबिलिटी लगा देंगे दोनों तरफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस, क्योंकि ये डिसजॉइंट है E1, E2, EI और EJs ये डिसजॉइंट है, इसलिए ये A इंटरसेक्शन EI भी डिसजॉइंट होंगे A इंटरसेक्शन EJ से. ये दोनों भी डिसजॉइंट होंगे. अगर EI और EJ डिसजॉइंट है तो ये भी डिसजॉइंट होंगे. तो मीन्स हम उनका प्रोबेबिलिटी में सम लिख सकते हैं. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En, ये लिखेंगे आप, राइट. अब आपने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगानी है जो हमने लास्ट लेक्चर में की है. उस लेक्चर में आप देख लेना. तो ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. क्या थी प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर से आपको याद करवा देती हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ F ये इस पहले वाले पे डिपेंड करेगी, डिपेंडिंग ऑन E. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1. ऐसे ही सेकंड का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ En और
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई एन, ये हो जाएगा। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज समेशन j गोज फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई जे। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है इंडिविजुअल भी आ सकती है, और आपका क्या है कि बेस थ्योरम अभी हम करेंगे तो उसमें इसका रिजल्ट यूज होता है, ये वाला रिजल्ट एज इट इज यूज होता है उसमें। तो बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम की भी यही स्टेटमेंट है कि E1, E2, En आर द इवेंट्स in which EI intersection EJ is 5 is EN and EI and EJ. All these events are independent events. Their union is the sample space S, and after that the probability of you have to prove in the Bayes theorem. Bayes theorem में आपने क्या prove करना है? Bayes theorem में आपने prove करना है probability of EI by A is equal to probability of दिस बाय दिस वन। तो हम कैसे करेंगे, बेस थ्योरम का प्रूफ कर रही हूँ मैं अब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए, ये हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से, ये रिजल्ट ले रहे हैं जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो डिनोमिनेटर में होता है वही लिखते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ई आई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई। ये हमने थ्योरम में किया है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। इसका रिजल्ट ए इंटरसेक्शन ई आई इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये यही वाला लगा देंगे, j गोज फ्रॉम 1 to n, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई जे। तो ये आपका हो गया बेस थ्योरम। पहले आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ देना है और फिर उसको यूज करके आपने इसमें डाल देना, तो ये आपको बेस थ्योरम हो जाएगी। बेस थ्योरम पे बेस्ड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ बेस थ्योरम, मींस कुछ क्वेश्चंस है जो हमने बेस थ्योरम से की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, देखो एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी का। पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पर क्या है कि स्ट्राइक हो रही है। अगर स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है, स्ट्राइक होने की, लेट ई बी द इवेंट ऑफ स्ट्राइक, ऑफ बीइंग स्ट्राइक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.65, और अगर स्ट्राइक नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम अपने आप से कैलकुलेट कर लेंगे, 1 - 0.65 इज इक्वल टू 0.35। अब हमारे पास E1 और E2 ये दोनों चीज़ें हो गई। अब लेट ए बी द इवेंट ऑफ completion of construction, completion of construction। तो इसमें यह है कि अगर स्ट्राइक है तो कंप्लीशन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है। एक मिनट में अभी देखते जाती हूँ। ये कंप्लीट होने की अगर स्ट्राइक है तो है 0.32, ए बी द इवेंट ऑफ दिस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस टाइम में कितनी है, 0.32। और अगर स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक नहीं है तो उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने की वो है 0.80। तो हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन टाइम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार में स्ट्राइक ना होने की
और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई बार। तो ये जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी लिखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने लिखा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई है, मीन्स जब स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है। और ये हमें गिवन है जब स्ट्राइक है तो उस वक्त कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब स्ट्राइक क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ए बाई ई 0.32। और जब स्ट्राइक नहीं है मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई बार। स्ट्राइक नहीं है तो ये स्ट्राइक ना होने की कंडीशन है, और इस केस में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये हो गया 0.65 मल्टीप्लाई 0.32 प्लस ये 0.35 मल्टीप्लाई 0.80। तो इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाती है आपकी 0.208 प्लस 0.28 विच इज इक्वल टू 0.488। तो ये आ जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी व्हेन द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन टाइम। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा, उसमें क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर एक इवेंट बताएंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चंस देखते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको करवाती हूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेस थ्योरम के। देखो क्वेश्चन अभी मैं रीड करती हूँ। क्वेश्चन है बैग 1 कंटेन्स, बैग 1 एक बैग 1 है, अनदर इज बैग 2। इसमें रेड और ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। क्वेश्चन है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बैग 1 और बैग 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। और उसके बाद है इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ रेड, रेड बॉल निकालनी है आपने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी फ्रॉम बैग 2। तो E1 और E2 ये आपके बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। 2 में से 1 बैग सिलेक्ट करना है, एक बैग में से निकालनी है, तो ये 1/2 होगी। अब लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 1 बॉल, रेड बॉल। रेड बॉल आपने सिलेक्ट करनी है, निकालनी है रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, मतलब अगर आप फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो इसमें से निकालेंगे तो 3/7 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 इसमें से कितनी होगी, 5/11 होगी। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। तो इसका मतलब क्या करना है, बैग 2 में से निकालनी है E2, बैग 2 में से निकालनी है E2 बाय ए। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 आ जाएगा। और नीचे सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, यही हमने किया है बेस थ्योरम में, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज। तो नीचे सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मीन्स इन दोनों का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। E2 प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, ए बाय E2 5/11, और ऐसे ही नीचे 1/2 मल्टीप्लाई ए बाय E1 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है 1/2, और ए बाय E2 है 5/11।
यही वाली, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपको सॉल्व करना इजी लगता हो वैसे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 ऊपर नीचे कॉमन है, ये सब सारा खत्म कर सकते हैं 1/2 नीचे से कॉमन लेके। तो 5/11 नीचे 3/7 प्लस 5/11, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 35/68 आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम द बैग 1, सॉरी बैग 2 में से निकाली है हमने। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास 3 बैग्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3। अभी आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि 2 बैग्स थे तो हम E1 E2 ले रहे थे, अब हम E1 E2 E3 ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये 1/3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब क्या है, फर्स्ट बैग में हमें ये गिवन है, क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैग में क्या है, दोनों ही गोल्ड के कॉइन्स हैं, बोथ गोल्ड, और सेकंड में दोनों ही सिल्वर हैं, और थर्ड में एक सिल्वर है और एक गोल्ड है, ऐसे ही है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पर्सन चूजेस ए बॉक्स एट रैंडम, इतने कितने प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई, एंड टेक्स आउट अ कॉइन इफ इट इज ऑफ गोल्ड, जो कॉइन निकाल लिया वो गोल्ड का है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, दूसरा कॉइन भी गोल्ड का हो। तो ये आपने निकालना है कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड का है। तो हम इवेंट ए लेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेकंड कॉइन गोल्ड, सेकंड कॉइन ऑफ गोल्ड, ये इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, अगर फर्स्ट में से देखो, फर्स्ट बैग की बात करते हैं तो मैंने देखो कंडीशन लगाई है फर्स्ट बैग की। फर्स्ट बैग में से अगर हम बात करते हैं, पहला कॉइन निकाल लिया, वो क्या था, गोल्ड का था पहला कॉइन। क्या दूसरा कॉइन, प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड का होना चाहिए। तो देखो दोनों ही अगर गोल्ड के थे तो दूसरा भी गोल्ड का ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। 2/2 मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, अब इसमें दोनों ही सिल्वर के हैं, दोनों ही सिल्वर के हैं, तो मतलब ही नहीं है कि अब बाकी जो बचा हुआ है वो गोल्ड का हो, तो 0/2 ये 0 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3 थर्ड में से निकालेंगे। थर्ड में से वही बात है हेड और टेल की, अगर उसने पहला कॉइन निकाल लिया, पहला कॉइन उसने अगर निकाला, सपोज वो कॉइन सिल्वर का था तो दूसरी बार गोल्ड का होगा, और अगर पहला निकाल लिया अगर वो गोल्ड का चला गया तो अब सिल्वर का बचेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। और क्वेश्चन है कि फाइंड द, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, कौन से बैग में से इज आल्सो ऑफ गोल्ड, गोल्ड का ही हो अगर अगला कॉइन, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कि अगला कॉइन भी गोल्ड का हो, अगर ये श्योर हो कि अगला कॉइन भी गोल्ड का है, तो अब हमें यहाँ से खुद देखना है कि वो कौन सा इसमें से बॉक्स होगा। फर्स्ट बॉक्स ही है ना जिसमें जो है प्रोबेबिलिटी श्योर आ रही है, तो इसलिए हम फर्स्ट बॉक्स की क्या है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। E1 बाई ए इज इक्वल टू वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 बाय वही सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज, सभी का सम कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 सेम जैसे पीछे किया है, सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, सबकी वैल्यू डाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 की प्रोबेबिलिटी, ये तो सभी 1/3 हैं, और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, ये 1 हो गया, और नीचे ये 1/3 मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट तो वही है सेम, और इसमें क्या है
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 और ये A/E2 0 है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी 1/3 और ये क्या है 1/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 2/3। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, मैं एक दो क्वेश्चंस और आपको करवा देती हूँ। एक और फैक्ट्री का क्वेश्चन आता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है भी इजी, वो करवा रही हूँ मैं आपको। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स ऑन 3 machines A, B, C, 3 machines हैं। अभी तो था ना कि 3 बॉक्स में से एक बॉक्स सिलेक्ट करना है, या 2 बैग्स हैं उनमें से एक बैग सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर क्या कि 3 machines दी हुई हैं आपको, और तीनों machines की जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है। इसकी 25% है और इसकी 35% है और इसकी 40% है। Which manufactures bolts and these manufacture respectively 25%, 35% and 45% of the bolts। टोटल bolts का ये machines इतने परसेंट मैन्युफैक्चर करती हैं। Of their outputs, इनके आउटपुट में से 5, 4 and 2 इतने परसेंट क्या है डिफेक्टिव हैं, रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव bolts। A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective। एक बोल्ट उठाया और वो डिफेक्टिव था, हमें बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ द मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। ये बताना है हमें कि क्या वो बी मशीन से लिया गया है। तो उसी टाइप से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लेंगे, 0.35 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे 0.35 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगी 0.40। और प्रोबेबिलिटी 5% डिफेक्टिव है, डी है डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, किस में से ए में से, डिपेंडिंग ऑन ए, किस में से ए में से, तो डिपेंडिंग ऑन ए ये आ गया 0.05। अब डी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी किस में से, बी में से, डिपेंडिंग ऑन बी, तो ये 4% है 0.04। अब ऐसे ही डी बाय सी ये 0.02। कौन सी मशीन की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बी मशीन में से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय बी आ जाएगा, और नीचे इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो बाकी हैं ए आ जाएगा। ए बी सी तीनों की लेनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए, ऐसे ही सी की भी ले लेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय सी। इन सब की वैल्यूज डाल के इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0.35 मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 मल्टीप्लाई 0.04 और नीचे ऐसे ही 0.35 मल्टीप्लाई 0.04 प्लस ए वाली ले लेंगे 0.25 मल्टीप्लाई 0.05 और प्लस फिर ये सी वाली ले लेंगे 0.40 मल्टीप्लाई डी बाय सी आना है 0.02। इस सारे को आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 28/69 आ जाएगा, 28/69। इस सबको आप अपने आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 28/69। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन इसका देखो। इसमें क्या है, इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटीज अलग अलग दी हुई हैं। जैसे इस मशीन वाले क्वेश्चन में ए बी सी तीनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग गिवन थी, ऐसे इस क्वेश्चन में भी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं और सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग गिवन है। कैसे है, ए डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी इज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वो कैसे डॉक्टर आता है, ट्रेन से आ सकता है, बस से आ सकता है, स्कूटर से आ सकता है या किसी और मीन्स से आ जाता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फर्स्ट T1 ले लेते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इससे आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है।
और T2 सेकेंड मीन से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और थर्ड मीन से इसकी जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 है, और फोर्थ मीन्स मतलब फोर्थ तरीके से चौथे तरीके से वो आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बाय एनी अदर मीन्स मतलब किसी भी तरीके से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है, राइट। तो अब वो कहते हैं इसके बाद क्या है, जो सेकंड है द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लेट, उसके भी ये लेट हो जाएगा, इसके आने की प्रोबेबिलिटी, लेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, 1/3, 1/12 इफ ही केम बाय ट्रेन, लेट आने की प्रोबेबिलिटी, लेट ई बी द इवेंट ऑफ कमिंग लेट, ई बी द इवेंट ऑफ कमिंग लेट बाय ट्रेन बाय फर्स्ट मीन्स ये 1/4 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय T2 सेकेंड मीन्स से तो इसकी ये गिवन है आपको 1/3, ऐसे ही E बाय T3 सेकेंड मीन्स से आता है तो 1/12, और फोर्थ का क्या है, फोर्थ क्या था बाय एनी अदर मीन्स, इसमें लिखा हुआ है कि बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ही विल नॉट बी लेट, अगर वो किसी और तरीके से आता है इन तीनों के अलावा तो कभी लेट नहीं होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता है, तो कभी लेट नहीं होता मीन्स प्रोबेबिलिटी 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय T4 इज इक्वल टू 0। देखो ये सेट आ गया आपके पास, 4 सेट आ गया, अब तो पुट करना है, इनमें से वो कुछ भी पूछ ले, अगर वो आपसे बाय ट्रेन पूछते हैं, बाय बस पूछते हैं, जैसे भी पूछते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। इसमें क्या पूछता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, ट्रेन फर्स्ट वाला था तो फिर हम इसका फर्स्ट वाला लिख देते हैं, ही कम्स बाय ट्रेन, प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय ट्रेन T1 बाय E, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपके पास आ जाएगा T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय T1, E बाय T1, फिर नीचे इसी तरह से सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय T1, बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन। अब तो शायद आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए, अब तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये T3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय T3, सारे सेट हमारे पास तैयार हैं ऊपर, ये हमने सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है बस यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय T4, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 यहाँ पे गिवन है अपने को 3/10 और E बाय T1 1/4 है, नीचे बस इन सब की वैल्यूज पुट करते जाओ, 3/10 मल्टीप्लाई 1/4, ऐसे ये 1/5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 1/12 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 0, इस सबको आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द बेस थ्योरम, you can do other questions also from the elementary book or other NCERT exercise. So, thank you.